गुड मॉर्निंग बेटा। आज कल हम लोगों ने इसका एक पार्ट कर लिया था। फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन वाज कंप्लीटेड, जिसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस किए थे। आज थोड़ा उससे ज़्यादा स्पीड अप करेंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। क्या कर रहे हैं? फर्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। प्रैक्टिस, इसको हम प्रैक्टिस सीरीज बोल सकते हैं। ये क्या है? एक प्रैक्टिस सीरीज जो हमारे पिछले कंसेप्ट को क्लियर करेगी। बहुत तेज़ी से चलेंगे और मे बी फिनिश करने की कोशिश करेंगे आज सारे क्वेश्चंस को। तो मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ यहाँ से। लेट्स स्टार्ट। आई थिंक इट्स नॉट सफिशिएंट अभी। यस, मे बी इट्स सफिशिएंट। अब ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग वापस पहुँचते हैं, अपना काम शुरू करते हैं। ओके, ये हम लोगों का चल रहा था वर्क। अच्छा, देयर विल बी ए प्रॉब्लम कि हो सकता है आपको हमारी फ़ोटो की वजह से कम दिखाई दे। फ़ोटो भी ज़रूरी है। हम लोग ये कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे। और ये मैंने 4 आपको होमवर्क में दिया था, आई थिंक आपने किया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, इजी पीजी इसको बोलते हैं हम लोग। 9, 10 एंड इट्स 11। अब अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। एक सेकंड, मैं लाइट ऑन कर लूँ जरा। एक सेकंड होल्ड करिएगा आप लोग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। बहुत ध्यान से पढ़ना, बड़ा आसान से चैप्टर टॉपिक है। प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ कूलाम फोर्स एफ वर्सेस 1/r²। तो सबसे पहले कूलाम फोर्स का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। कूलाम फोर्स का फॉर्मूला मुझे आता है, वो मैंने हाईलाइटर सेलेक्ट कर लिया आई थिंक। ओके, तो क्या कहता है कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला? F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन r²। हम एक बात और जानते हैं, अगर F का 1/r² के साथ रिलेशन निकालें, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं? F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अरे F इज, अगर r² के साथ बोलेंगे तो F इज रेसिप्रोकल टू r²। बट डायरेक्ट रिलेशन अगर 1/r² के साथ देखेंगे देन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। दैट मीन्स F और 1/r² का ग्राफ मस्ट बी ए लीनियर लाइन। अगर इसको मैं y इक्वल्स टू mx प्लस सी से कंपेयर करूं तो c इज जीरो। y इक्वल्स टू mx प्लस सी से कंपेयर करूं इसको, इस इक्वेशन को y इक्वल्स टू mx प्लस सी, देन कंपेयर करने पर m की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? m की वैल्यू मिलेगी के Q1 Q2। c की वैल्यू कितनी मिलेगी? 0। यानी कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है स्टार्टिंग फ्रॉम दी ओरिजिन। अब बस मैं एक बात और यहां पे ऐड करना चाहूंगा। क्वेश्चन का पार्ट है आपका, इफ Q1 Q2 का प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 इंडिकेट कर रहा है कि दोनों ही चार्ज सेम नेचर के हैं। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ? 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव है, विच इज मीनिंग पॉजिटिव। पॉजिटिव है इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? बोथ आर सेम। सेम का मतलब, सेम वर्ड अच्छा ही नहीं लग रहा है यहां पे, कतई नहीं अच्छा लग रहा है। सेम नहीं, बोथ आर लाइक नेचर। लाइक नेचर का मतलब समझ गए होंगे, या तो पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव होंगे। और अगर मुझसे कह दे
अरे मतलब इसके इनके बीच क्या लग रहा होगा, रिपल्शन लग रहा होगा। और यही मुझसे कह दे अगर Q1 Q2 लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या ये नेगेटिव है, इसका मतलब कैसे हैं, नेगेटिव है। और अगर ये नेगेटिव हैं तो मैं बोल सकता हूं इनके बीच सीधी सी बात है कि अपोजिट नेचर के होंगे। ये अपोजिट नेचर मैं कैसे बोल दे रहा हूँ, अरे अपोजिट नेचर ऐसे बोल दे रहा हूँ कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तभी तो उनका प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आएगा। और ऐसा बोलते ही मैं एक बड़ी लाइन पे आ गया हूँ, इनके बीच क्या लग रहा होगा, अट्रैक्शन लग रहा होगा। लाइक चार्ज अट्रैक्ट टीचर, इतनी देर मत लगाना सोचने में, बड़ी बात नहीं बोली। तो अब मेरे पास कहानी बन चुकी है। ग्राफ कैसा होगा, ये मैंने बोला फोर्स दिखा दिया मैंने, इस साइड में मैंने 1/r² ले लिया। ग्राफ मस्ट बी ए स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। अगर पहले केस में बात करूं Q1 Q2 का प्रोडक्ट, ये जो Q1 Q2 का प्रोडक्ट है अगर ये पॉजिटिव है देन इसका स्लोप कैसा होने वाला है, पॉजिटिव। और स्लोप पॉजिटिव है तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये बन गया ग्राफ। Q1 Q2 का प्रोडक्ट कैसा है, पॉजिटिव है। और अगर यही Q1 Q2 का प्रोडक्ट निगेटिव हो जाता, निगेटिव प्रोडक्ट का मतलब वो कैसा हो गया कि स्लोप निगेटिव हो गया, और स्लोप निगेटिव हो गया मतलब ग्राफ कहां से चलेगा, टुवार्ड्स दी नेगेटिव। अरे ये नेगेटिव स्लोप हो गया। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, Q1 Q2 का प्रोडक्ट इज लेस देन 0, ये नेगेटिव स्लोप इंडिकेट कर रहा है। अब यहीं पर क्वेश्चन वाला पूछ सकता था कि ये वाला कौन सा रीजन इसमें रिपल्शन को शो कर रहा है, कौन सा रीजन अट्रैक्शन को शो कर रहा है, कौन सा ग्राफ रिपल्शन को शो कर रहा है। मैं बोल दूंगा कि ये वाला ग्राफ किसको शो कर रहा है, रिपल्शन को। दिस वन इज शोइंग अट्रैक्शन। ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, मैंने आपको बता दिया अगर पूछ लेता तो। आई थिंक बात क्लियर है। बात, अरे नेगेटिव स्लोप y इक्वल्स टू mx का ग्राफ जानते हैं, y इक्वल्स टू माइनस mx का ग्राफ कैसा हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा नेगेटिव स्लोप। आगे बढ़े, ये अभी फिलहाल एक मैंने टेस्ट लिया था थोड़े दिन पहले, उसमें शायद इंक्लूड किया था। ए स्फेरिकल रबर बलून कैरीज ए चार्ज दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस। एक स्फेरिकल बलून सा है, ये देखो एक स्फेरिकल बलून है, इसकी सरफेस पर कुछ चार्ज है। अब उन्होंने बोला है सरफेस पर है, अरे अंदर अंदर उसके तो हवा होती है ना, हवा भर देते हैं आप मुंह फुला फुला के, हवा होती है। ये बलून है, हाथ में थोड़ा ना पकड़े बच्चे ने, ये बलून है। इस बलून को कुछ चार्ज दे रखा है। अब वो कह रहे हैं एज द बलून इज ब्लोन अप, उसमें हवा भरी जाती है, इंक्रीजेज इट्स साइज, का साइज बड़ा हो गया। मान लो चार्ज कितना था, Q था, उसका साइज बड़ा हो गया, मैंने फुला दिया इसको, हवा भर दी इसमें। हाउ डज द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस चेंज। अब इससे फ्लक्स बाहर क्या आता है, इससे कुछ फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होंगी ऐसे। अभी भी चार्ज कहां है, इसकी सरफेस पे ही है, अभी भी फील्ड लाइंस कैसे बाहर निकल रही होंगी, ऐसे ही बाहर निकल रही होंगी। मुझसे पूछ रहे थे कि इसकी सरफेस से बाहर आने वाले फ्लक्स पर क्या चेंज आएगा। एक लाइन तो मैं बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बोल सकता हूं, किसी से बाहर आने वाला फ्लक्स निकालना है। वो मुझसे पूछ रहा कि सरफेस से लिंक फ्लक्स कितना है। यहाँ पे कई बच्चे इसी बात से कंफ्यूज हैं, और इसी बात से कंफ्यूज होकर उन्हें सवाल को कड़ा कर लेते हैं। वो क्या कह रहा है, फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस, इस सरफेस से बाहर आने वाला फ्लक्स कैसे चेंज होगा। अगर मुझे किसी से लिंक, किसी से बाहर आता हुआ फ्लक्स चाहिए है, इसका मतलब मुझे उसके बाहर क्या बनानी पड़ती है, गॉसियन सरफेस बनानी पड़ती है। यही कहानी होती है। जब तक मैं देखूंगा गॉसियन सरफेस की, अगर मैं बात करूं, वो अगर इसको कंप्लीट कवर करेगी, ये गॉसियन सरफेस हो गई। क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर मैं फ्लक्स बोलूंगा फाई इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
कितना चार्ज मेरे बलून पर था, मान लिया क्यू चार्ज था, अभी भी कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहले की बात करें, पहले अगर इससे गॉसियन सरफेस देखें तब भी फ्लक्स कितना था, फाई इक्वल्स टू चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसका फ्लक्स बता रहा हूं मैं, फ्लक्स लिंक्ड और कमिंग आउट में फर्क है, एक सेंटेंस का फर्क है, और ये सेंटेंस का फर्क बहुत जरूरी है समझना आपके लिए। मुझसे वो ये नहीं कह रहा था कि इस बलून से कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, वो मुझसे पूछ रहा है इससे बाहर आने वाला फ्लक्स कितना है, इससे बाहर आने वाला फ्लक्स कितना है। तो उसके लिए मुझे इसके बाहर, इसको पूरा बाहर से कवर करना पड़ेगा विद गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस से कवर किया, फाई इक्वल्स टू चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मैं बात कर लेता हूं, चार्ज इनसाइड कितना है मेरा, क्यू चार्ज मैंने दिया था डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। जितना फ्लक्स पहले था उतना ही फ्लक्स अभी भी है, नो चेंज। क्या हो गया, नो चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आया। आपको पता चल रहा है क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, बड़ी आसान सी बात मैंने बोली है शब्दों में घुमा फिरा के, ये सिर्फ शब्दों का फेर होता है, ध्यान से समझिएगा। आगे बढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन भी अपने आप में काफी लाना है एकदम। ए चार्ज पार्टिकल फ्री टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, विल इट ऑलवेज मूव अलोंग एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। बहुत कमाल का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, ए चार्ज पार्टिकल है फ्री टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड डिजाइन कर लेते हैं अपन लोग। मान लीजिएगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई है, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, इनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लाइन ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं, तो पता ही होगा आपको। अब विल इट ऑलवेज मूव अलोंग एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, तो पहले तो इसका आंसर सुनिए, नो, हमेशा नहीं घूमेगा, हमेशा नहीं घूमेगा। कब घूमेगा और कब नहीं घूमेगा ये बात भी मैं कर लेता हूं। दो सिचुएशन में चार्ज हो सकता है। अब फिर आप कहेंगे सर एक नंबर का क्वेश्चन है, आपने नो बोल दिया है, बात खत्म हुई, आगे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुना। मैंने बोला कि चार्ज जो यहां पर हो सकता है वो दो पॉसिबिलिटीज में हो सकता है। पहला चार्ज, पहली पॉसिबिलिटी कि वो चार्ज किस पे हो सकता है, रेस्ट पे। दूसरी पॉसिबिलिटी कि वो चार्ज मोशन में हो सकता है। सुना हमने, चार्ज कितनी कैटेगरीज में आ सकता है इसके पास, या तो रेस्ट पे हो सकता है या मोशन में हो सकता है। अगर चार्ज रेस्ट पर है तो पहला केस कर लेते हैं, फॉर चार्ज एट रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट पर है तब इट विल डेफिनेटली मूव along the line of force। तभी कंफर्म किधर चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तरफ चलेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर, ये अगर क्यू चार्ज है तो इस पर एक फोर्स लगाएगा क्यू इंटू ई, अपनी डायरेक्शन में, अगर पॉजिटिव होगा तो इस लाइन की तरफ चल देगा ये, क्योंकि जिधर फोर्स है उधर वो चलना शुरू करे, और तो कोई इसके पास वेलोसिटी थी ही नहीं। अब अगर चार्ज के पास वेलोसिटी है, पहली वाली हेडिंग हमने कंप्लीट कर ली। अब बात करते हैं फॉर चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है तब दो बातें हो सकती हैं, अव्वल दर्जे की बातें चल रही हैं ये। पहली बात क्या हो सकती है, वेलोसिटी इज पैरेलल टू द फील्ड। अगर वेलोसिटी फील्ड के पैरेलल होगी देन अगेन यही वाली बात ट्रू होगी। कौन सी वाली, इट विल डेफिनेटली मूव अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स। कब, जब वेलोसिटी कैसी होगी, पैरेलल होगी, यानी कि चार्ज की वेलोसिटी, ये रहा चार्ज और ये रही इसकी वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। लेकिन तीसरा केस, अगर चार्ज की वेलोसिटी
पैरेलल नहीं है, रेदर देन कुछ एंगल बना रही है फील्ड के साथ। इफ वेलोसिटी इज नॉट पैरेलल, इस वाले केस पर आते हैं, यही वो केस है जो हमें पढ़ना है। इफ वेलोसिटी इज नॉट पैरेलल टू दी फील्ड, अगर वेलोसिटी फील्ड के पैरेलल नहीं है, उस केस में वेलोसिटी, एक चार्ज पार्टिकल किसी वेलोसिटी से जा रहा था, अब फील्ड इस पे फोर्स किधर लगाएगा? अपनी डायरेक्शन में, यानी कि इसका एक्सेलरेशन होगा एक्स डायरेक्शन में, बट वेलोसिटी इज मेकिंग सर्टेन एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो उस वेलोसिटी की बात मैं करूं तो एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, लेकिन क्या ये तुरंत पाथ को चेंज कर लेगा? ये अपने पाथ को इनिशियली इंस्टेंटली चेंज नहीं कर पाएगा, ये इसकी डायरेक्शन में मोशन नहीं करेगा। क्या करेगा? ये एक्सेलरेशन इसको इधर लेकर जाने की कोशिश करेगा, फोर्स इसको, और वेलोसिटी इसको किधर लेकर जाने की कोशिश कर रही है? ऊपर की तरफ। तो ये इस तरीके से मोशन करना शुरू करेगा, ये इस तरीके से मोशन करना शुरू करेगा। तो अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स नहीं कर रहा है, वो वेलोसिटी का कंपोनेंट जो है वो इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है, और फोर्स इसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? ए चार्ज पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड, विल इट ऑलवेज मूव अलोंग एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स? आपका आंसर होगा नो। बोलता व्हेन, तो आप क्या लिखते? नो, आंसर विल बी नो। कब पूछता वो तो लिखते when its velocity is not parallel to the field। जब इसकी वेलोसिटी फील्ड के पैरेलल नहीं होगी तब ये क्या नहीं करेगा? अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स मोशन नहीं करेगा। कंफर्म बात है? अब ये बहुत अगली तगड़ी कैटेगरी है जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। ये असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस हैं। 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको सिलेक्ट करने हैं। 4 ऑप्शंस को पूरी नजर भर के देख लीजिएगा, इनको टाइप को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी समझना। आपके सामने क्या होगा? 2 स्टेटमेंट लिखे होंगे, एक असर्शन नाम से लिखा होगा, एक रीजन नाम से लिखा होगा। इनको आप रीजन को रीजन की ही नजर से मत देखिएगा, उनको पहले स्टेटमेंट मान के चलिएगा। ये क्या लिखे हैं? 2 स्टेटमेंट्स लिखे हैं। दिस इज स्टेटमेंट नंबर 1, दिस इज स्टेटमेंट नंबर 2। आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को खूब ढंग से पढ़िए, उसके बाद ये पहचानने की कोशिश करिए कि क्या ये सही है या गलत है। ट्रू फॉल्स के बेसिक क्वेश्चंस है, क्या ये स्टेटमेंट सही है, आपस में ट्रू है या फॉल्स है, ये चेक कर लिया। अगली बार हम देखेंगे कि क्या अब ये रीजन वाला स्टेटमेंट फर्स्ट वाले से रिलेटेड है भी या नहीं है। अगर है तब हम आगे फर्दर चेक करेंगे क्या ये फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है, क्या उस वजह से ही पहला वाला ट्रू है, क्या इसका रीजन है ये। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो हम कैंसिल कर देंगे। तो हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं? पहला ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर ट्रू। पहला ऑप्शन क्या कहता है कि ए और आर दोनों कैसे हैं? ट्रू हैं, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा स्टेटमेंट कहता है ए और आर दोनों ट्रू ही हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, रीजन उसकी। तीसरा है ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। चौथा है दोनों ही गलत हैं। शुरुआत कर रहे हैं, एक बार प्रैक्टिस से ही सीखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना। पहला स्टेटमेंट ये लिखा है, टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्या ये बात आपको याद है कि हाँ दिस इज ट्रू स्टेटमेंट? आपने मन में सोच लिया है कि स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट अब क्या कह रहा है हमसे? फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस। फील्ड लाइंस कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। क्या ये बात भी आपको याद है? यानी कि ये स्टेटमेंट भी सही है। हमने चेक कर लिया, दिमाग में हमारी दोनों बातें आ गई कि बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब मैं जस्ट ये चेक करने की कोशिश करूंगा, क्या सेकेंड स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन कर रहा है? क्या हमें याद है कि 2 फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती थी? को ऐसा वो करेंगी अगर तो उनकी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन पर 2 डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो जाएंगी। ये वजह थी इसकी। क्या ये परपेंडिकुलर होना इसकी वजह? तो 2 अलग अलग प्रॉपर्टीज हो गई।
ये तो क्या हुई, दो अलग अलग प्रॉपर्टी जो इंडिविजुअली ट्रू है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बोथ A and R are true, but R is not the correct explanation of A। यानी कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, बी ऑप्शन हमारा सही है। देखिए बी ऑप्शन यही था, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यही था स्टेटमेंट। आई थिंक सुन ली होगी बात आपने। तो हमने क्या करना सीखा, पहले उनके ट्रू और फॉल्स चेक करेंगे, फिर देखेंगे क्या सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। जैसे आगे बढ़ते हैं, ये रहा सेकंड स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन है ये, मतलब पता चला आपको करना क्या है, आपको ये ए और आर पेपर में कॉपी नहीं करना है, टिपने नहीं है अपनी आंसर बुक पे। आपको क्वेश्चन नंबर डालना है, क्वेश्चन नंबर डालने के बाद उसका ऑप्शन लिखना है, और साथ ऑप्शन क्या मतलब ए बी सी डी 4 ऑप्शन हैं, वही ऑप्शन लिखने हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन, इफ देयर एग्जिस्ट ए कूलाम फोर्स, कूलाम फोर्स नहीं बोला है उसने, ध्यान रखना, कूलाम अट्रैक्शन बोला है, बिटवीन टू बॉडीज बोथ ऑफ देम मे नॉट बी चार्ज्ड। उसका कहने का मतलब बहुत खतरनाक है। वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर दो बॉडीज के बीच में, ये दो बॉडीज हैं ए और बी के बीच में अट्रैक्शन लग रहा है, यानी कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, कूलाम अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों का ही चार्ज होना जरूरी नहीं है, ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा है। और ये बात उसकी बिल्कुल सही है, दोनों ही बॉडी के बीच, दोनों ही बॉडी पे चार्ज होना कोई कंपलसरी बात नहीं है। देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि एक चार्ज हो और दूसरी कैसी हो, न्यूट्रल हो। ऐसा हमने कब सीखा है, क्या हमने रियल लाइफ में फील भी किया है? बिल्कुल किया है सर। कब किया है? आप अपने हेयर से एक स्केल को रब कर देते हैं, ये बहुत सबने किया है, बहुत पुरानी और इतनी घिसी पिटी सी बात है जो सबको पता है। बालों से स्केल को रब किया और छोटे छोटे पेपर के पीसेस के पास ले गए तो पेपर के पीस उससे चिपक गए। देयर वाज एन अट्रैक्शन, कूलाम अट्रैक्शन। क्या पेपर के पीसेस पे चार्ज था? क्या पेपर के पीसेस पे चार्ज था? आपका जवाब है नहीं था। अरे था क्या? नहीं था ना। पेपर के पीसेस पे चार्ज नहीं था, इसका फिर भी वो क्या हुआ, वो बॉडी पे चार्ज आ गया, वो अट्रैक्शन लग गया। इसका मतलब दोनों बॉडी चार्ज होनी जरूरी नहीं है। तो स्टेटमेंट इज वेरी वेरी ट्रू। कंप्लीटली एग्री करता हूं मैं इस स्टेटमेंट से कि दोनों बॉडी का चार्ज होना जरूरी नहीं है। हम लोग अब तक क्या सीखते आए थे कि अट्रैक्शन कब लगता है, जब अपोजिट चार्ज होते हैं, लेकिन अपोजिट चार्ज तो नहीं थे, एक न्यूट्रल थी एक पॉजिटिव चार्ज थी। अब इस बात को एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, मैंने किया हुआ है अपने वीडियो लेक्चर्स में। कब किया हुआ है? जब मैंने आई थिंक चार्जिंग पढ़ाई थी आपको फर्स्ट चैप्टर में, वहां पर आप लिंक में देख सकते हैं, पढ़ा है मैंने। ड्यू टू पोलर, थोड़ी इन दे दूं, ड्यू टू पोलराइजेशन, ड्यू टू पोलराइजेशन। अब आगे बात करते हैं। अगला स्टेटमेंट कह रहा है, इन कूलाम अट्रैक्शन टू बॉडीज आर अपोजिटली चार्ज। कूलाम का जो अट्रैक्शन होता है उसमें दो बॉडीज क्या होती हैं, अपोजिटली चार्ज होती हैं। अरे बिल्कुल सही कह रहा है, एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी, तो उनके बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या ये स्टेटमेंट भी सही है? ये स्टेटमेंट गलत हो सकता था। सेकंड स्टेटमेंट में वर्डिंग पे जाइएगा, ग्रामर कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर वो मुझसे यहां से लिख के दे देता, आर हटाकर इसकी जगह लिख देता मस्ट बी, क्या लिख देता, मस्ट बी अपोजिटली चार्ज, तो मैं गलत कह देता इस क्वेश्चन को, तो मैं इस स्टेटमेंट को फॉल्स कह देता। क्यों फॉल्स कह देता? बिकॉज अभी तो ऊपर वाले स्टेटमेंट लिखा है, ऊपर वाले स्टेटमेंट में क्या लिखा था कि एक न्यूट्रल हो एक चार्ज हो, तो भी तो बात सही हो जाती, तो भी तो अट्रैक्शन लगने लगेगा। एक न्यूट्रल हो एक चार्ज हो तो भी तो उनके बीच अट्रैक्शन लगता है। यानी कि मस्ट वाली बात सही नहीं है, मस्ट वाली बात सही नहीं है। कौन सी बात सही है? आर लगा है, मतलब अगर वो अपोजिट चार्ज होंगे तो उनके बीच अट्रैक्शन लगेगा। तो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्या सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट को कहीं से भी कनेक्ट कर रहा है? क्या सेकंड स्टेटमेंट में कहीं इन्होंने पोलराइजेशन वगैरह का जिक्र किया है? तो ये इसको एक्सप्लेन तो कर ही नहीं रहा। और अगर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन फिर से सही है? हमारा ऑप्शन फिर से कौन सा सही है? बी ऑप्शन इज अगेन ट्रू। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है, ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये मत समझिएगा ये क्या ही क्वेश्चन दे दिए हैं।
क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये सब आपके कंसेप्ट को आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे। इफ ए कंडक्टिंग मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन टू चार्जेस, ये दो चार्जेस हैं, मेरे कराए हुए क्वेश्चंस हैं Q1 Q2। इन दो चार्जेस के बीच अगर वैक्यूम है, अगर क्या है, वैक्यूम है या एयर है, तो हम जानते हैं अपन के बीच फोर्स कितना लगता है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही फोर्स लगता है। लेकिन अगर इन्हीं दो चार्जेस के बीच में, मैं कोई मीडियम रख दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर कोई मीडियम रख दिया इनके बीच में, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या हो जाता है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। व्हाट इज K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, व्हाट इज K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इनके बीच का जो मीडियम है, यहां पर मैंने क्या फिल कर दिया है, कोई कंडक्टिंग मीडियम फिल कर दिया है, कंडक्टिंग मीडियम। और कंडक्टिंग मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, हम जानते हैं, फॉर कंडक्टर्स K इज इनफाइनाइट। K कितना होता है, इनफाइनाइट। ये आपको सबको पता होगा, कॉपी में पंच लाइन की तरह लिखा हुआ है, कंडक्टर्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इन्फिनिटी। तो जरा बता देना, फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या K की जगह जैसे ही इन्फिनिटी रखेंगे तो ये पूरा टर्म 1/इन्फिनिटी की कैटेगरी में आ जाएगा, 1/इन्फिनिटी यानी कि 0। क्या क्वेश्चन का स्टेटमेंट भी यही कह रहा है, चार्जेस देन द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम बिकम्स 0, यही लिख रहा है। इसका मतलब वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही कह रहा है, तो स्टेटमेंट में क्या बोल दूंगा, ट्रू है। अब अगला कह रहा है रिडक्शन इन फोर्स, अगला स्टेटमेंट रीजन को जिसको हम बोल रहे हैं, रिडक्शन इन फोर्स ड्यू टू इंट्रोड्यूस्ड मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वो कहने की कोशिश कर रहा है कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या ये बात भी बिल्कुल सही दिख रही है, यहां से देख सकते हैं आप कि F और K के बीच कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। क्या रिलेशन है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K। इसका मतलब असर्शन भी स्टेटमेंट सही है, रीजन स्टेटमेंट भी सही है। क्या इस रीजन की वजह से ही आंसर आ रहा था हमारा इन 0 फोर्स, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो गया है, ऑप्शन ए इज ट्रू। अब ये ऑप्शन आप कह रहे हैं सर को तो रटे पड़े हैं ऑप्शन, अरे 4 ही तो ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट और दूसरा। ऑप्शन ए क्या है, बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी, बोथ आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तीसरा, ए इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। चौथा, बोथ आर फॉल्स। तो कौन सा सही है, ए सही है, दोनों ट्रू भी हैं और उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं तेजी से। द सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ टू स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ डिफरेंट रेडियस आर इक्वल। फिर वही बात, देखिए ज्यादातर क्वेश्चन आप एक बात नोटिस कर रहे हैं, इस चैप्टर में क्वेश्चन बनते ही कहां से हैं, ज्यादातर कंडक्टर से बनते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते थे अपन, मान लो पहले तो ये समझो, पहले दो कंडक्टर्स हैं, मान लिया, बोल रहे हैं डिफरेंट रेडियस के हैं, स्फेरिकल है, तो एक की रेडियस मैंने मान ली कितनी है, R1, दूसरे की मान ली R2। कोई बुराई नहीं है, पहले की कंडक्टिविटी मैंने मान ली सिग्मा 1 है, दूसरे की कंडक्टिविटी मान ली सिग्मा 2 है। पहले पे चार्ज भी कुछ और होगा, मान लिया Q1 है, दूसरे पर कितना है, Q2 है। यहां तक कोई बुराई नहीं है मानने में। अब वो कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर देयर सरफेसेस आर ऑल्सो इक्वल। इनकी सरफेसेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो भी कैसा होगा, इक्वल होगा, अगर इनकी चार्ज डेंसिटी सेम है। ये तो क्वेश्चन कतई एकदम कहते हैं ना लोलू टाइप का क्वेश्चन है, खाम खाम में ही बना लिया है, लेकिन फिर भी हम लोग करेंगे, अब लिखा है तो। क्या कह रहे हैं, अब जरा याद करना,
थोड़ा सा याद करेंगे, कहाँ गए हम, ये रहे। थोड़ा सा याद करेंगे कि किसी कंडक्टर की सरफेस के पास द फील्ड नियर द कंडक्टर सरफेस, याद करना जरा, क्या फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता था किसी भी कंडक्टर की सरफेस के पास? कहाँ मिलेगा? ये भी मैंने कराया हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में कराया हुआ है कि फील्ड कितना रहता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद है। अब मैंने बोल दिया कि फील्ड अगर इतना रहता है तो फर्स्ट कंडक्टर के लिए फील्ड कितना हो गया, आप बोलेंगे सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड के लिए कितना हो गया, सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे जैसे ही मैंने देखा, लेकिन क्वेश्चन तो क्या कह रहा था कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 कैसे हैं, बराबर दिए थे उसने। अरे बराबर दिए तो रख देंगे, सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर हैं, तो क्या इनके फील्ड भी बराबर हो गए? अरे यहाँ पर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों को बराबर मान लिया, किसके बराबर, सिग्मा के बराबर। तो क्या सिग्मा 1 दोनों मिलकर बराबर हो गए, तो E1 कैसा हो गया, E2 के बराबर। क्या यही स्टेटमेंट था? क्या यही स्टेटमेंट कह रहा था? तो स्टेटमेंट इज ट्रू। अब कह रहा है रीजन। अब यहां पे बहुत समझदारी दिखाने वाली बात है। रीजन कह रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि वो कह रहा है सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। क्या आप इस बात से एग्री करेंगे? हाँ, सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, यानी कि स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट इज अगेन ट्रू। ये सब प्रोसेस हमारे दिमाग में चल रही है कि ट्रू है कि फॉल्स है, हम दिमाग में लिखते जा रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं कि स्टेटमेंट इज अगेन ट्रू, क्या ये फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है? क्या सिर्फ Q अपॉन ए जानने से हम पहले स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सकते हैं? पहले स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए आप ध्यान से देखना, मुझे किस चीज की जरूरत पड़ी है? मुझे जरूरत पड़ी है इस फॉर्मूले को जानने की, कि सरफेस के पास फील्ड कितना होता है, ये जानने की जरूरत पड़ी है, ना कि मुझे ये जानने की जरूरत पड़ी है कि सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन ए एप्सिलॉन। यानी कि ये स्टेटमेंट जो है ट्रू तो है, इंडिविजुअली अपने आप में सही है, लेकिन हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सिर्फ ये जानने से कि सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन ए है, हम फर्स्ट स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर। उसके लिए मुझे क्या जानना होगा? उसके लिए मुझे ये स्टेटमेंट पता होना चाहिए। क्या लाइन सुन ली है हमारी? तो इसका मतलब है कि असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो आंसर इज बी ऑप्शन। क्या हमने सुन पाया? आई थिंक बहुत सारी देर हम लोगों ने लगा ली। देखता हूँ कितनी देर की रिकॉर्ड, अभी काफ़ी क्वेश्चंस बचे हैं। हाँ, अब न्यूमेरिकल्स बचे हैं। क्या अगले सेशन में किया जाए इनको? चेक करें। वी आर ऑलमोस्ट 33 मिनट्स हुए हैं। चलिए एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। इतना पोर्शन आपने क्लियर कर लिया है, पहले ही बताइए। आज के हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं? काफ़ी क्वेश्चंस किया आज हम लोगों ने। आई थिंक 11 से शुरू किया था। हाँ, 11 से शुरू किया है, काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ओके, अब ये न्यूमेरिकल सेक्शन पे आ गए हम लोग। एक दो क्वेश्चंस करके सीखने की कोशिश करते, सब कराए हुए क्वेश्चंस हैं मेरे। आई थिंक ये तो मैंने आपको असाइनमेंट में भी दिया है, 2 दिन पहले ही बताया है। आई थिंक ये क्वेश्चन, इसको स्किप करते हैं। आई थिंक सभी बताए हुए हैं मेरे। चलिए शुरुआत कर ही लेते हैं। 3 आइडेंटिकल चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड Q, ये देखिए मैग्नीट्यूड Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए। इतना पढ़ा मैंने। पढ़ने के बाद मैंने सीधा डायग्राम बनाने की कोशिश की, देखते हैं डायग्राम बना के क्या बनता है।
3 आइडेंटिकल चार्जेस हैं Q, Q एंड Q। किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स पर वर्टिसेस पर रखे हैं जिसकी साइड कितनी है, A है। अब कह रहे हैं व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन ए चार्ज कैपिटल Q प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। अब सेंट्रॉइड का मतलब क्या है? इन सबके बाइसेक्टर्स को मिलाने वाला पॉइंट। अरे क्या चल गया? नहीं चलेगा के? चल ले, गुस्सा ही हो लिया। ये सेंट्रॉइड है, मान लीजिए सेंट्रॉइड का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम है, कुछ नाम रख लेते हैं, लेट इट बी O। क्या नाम रख लिया? O। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का नाम मैंने रख लिया है A, B और C। मुझे क्या करना था, इस पर सेंट्रॉइड पर नेट फोर्स निकाल, इस पर चार्ज कितना रखा है, कैपिटल Q चार्ज रखा है। सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी अगर मैथ में हम लोग थोड़ी बहुत सीखे हों तो हमने क्या बोली है, हमने नहीं बोली, मतलब मैथ में, मैथ वालों ने बोली है, क्या बोली है कि सेंट्रॉइड के लिए अगर O इज सेंट्रॉइड है, इफ O इज द सेंट्रॉइड, तो सभी वर्टिसेस से, सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, कहां गए, फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, सभी वर्टिसेस से उसकी डिस्टेंस कैसी होगी, बराबर होगी। अगर O सेंट्रॉइड है तो सभी वर्टिसेस से उसकी डिस्टेंस कैसी होगी, बराबर होगी। ये बात मैथ वाले सर ने हमें भी सिखाई है, आपको भी सिखाई होगी, ठीक है, पूछ लीजिएगा उनसे, बता दूंगा टाइम, अगर कभी आपको ऐसा लगे कि नहीं आती है तो बता दूंगा। तो मैंने इस पूरी डिस्टेंस को कुछ मान लिया, क्या मान लिया मैंने इस पूरी डिस्टेंस को, मैंने बोला इस पूरी डिस्टेंस को मैंने R मान लिया। तो मुझे इस O पर फोर्स निकालना है, तो मैं A से निकालूं, तरीका क्या होगा मेरा, मेरे स्टेप्स क्या होंगे, मैं एक बार A से निकालूंगा, फिर एक बार B से, फिर एक बार C से निकालूंगा, और उनको वेक्टर की तरह ऐड कर दूंगा, उनको वेक्टर की तरह ऐड कर दूंगा। क्या मैं आपसे एक बात बोल सकता हूं, जब A B C तीनों पर चार्जेस सेम है, क्या A से O तक की डिस्टेंस, B से O तक की डिस्टेंस, सभी डिस्टेंसेस सेम है, तो ये फोर्सेस भी सेम आने वाले हैं। तो मैं एक ही लाइन में यहां पर कवर कर रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, force at O due to A will be equals to force at O due to B। ये मैं इनके सिर्फ क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन विल बी डिफरेंट, इज इक्वल्स टू फोर्स एट O ड्यू टू C। कितना होगा ये फोर्स, Ke प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाई सेपरेशन का स्क्वायर। यहां तक हम पहुंच गए। अब इन सबकी डायरेक्शन की बात करेंगे। सभी चार्जेस पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव है तो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। तरीका आप सबको पता होगा कि अगर लाइक चार्जेस होते हैं तो जो यहां पर लिखा है आपने ओ ए, इसका अपोजिट कर देंगे, डायरेक्शन विल बी A टू O, B टू O एंड C टू O। ये मैंने क्या लिख दी है, तीनों की डायरेक्शंस लिख दी हैं फोर्सेस की। अब इन डायरेक्शंस को यहां पर दिखा लेते हैं डायग्राम में। ये रहा मेरा पॉइंट O। अरे कुछ सुना है आपने, ए की वजह से जो फोर्स रहा वो क्या रहा, A2 FOA। सिमिलरली बी की वजह से जो फोर्स रहा FO
बी। यहां तक सुना। और तीसरा है, ये मैंने नाम गलत डाल दिया शायद, ये है हमारा पॉइंट बी, ये है हमारा पॉइंट सी, बी, सी। और एक ही वजह से जो फोर्स आएगा वो ये रहा, FOA। थोड़ा सा डायग्राम क्रिटिकल सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही हो गया इसमें। इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये फोर्सेस सभी लग कहां पर रहे हैं? पॉइंट ओ पर लग रहे हैं। कहां पर लग रहे हैं? अरे ये रहा, कहां लग रहे हैं? पॉइंट ओ पर लग रहे हैं। तो इन सब के वेक्टर्स की स्टार्टिंग मैं कहां से दिखा लेता हूं? ओ से। एक काम करिए, इसको हटा ही देता हूं, डायग्राम को थोड़ा सा क्लीन सा बना लेते हैं। देखिए थोड़ा सा क्लीन फॉर्म में, ये रहा पॉइंट ओ। इस पॉइंट ओ पर एक फोर्स लगाया ए ने, एक लगाया बी ने, एक लगाया सी ने। जो ए ने फोर्स लगाया वो ये रहा, FOA। जो बी ने फोर्स लगाया वो ये रहा, FOB। जो सी ने लगाया वो फोर्स ये रहा। थोड़ा सा अच्छा नहीं बनाया, आप मेरी बात समझने की कोशिश करना, FOC। तीन फोर्स निकल आए। अब तीनों के बीच के एंगल्स को देखने की कोशिश मैं कर रहा हूं। टोटल सर्कल है 360 का। टोटल सर्कल कितना है? 360 का सर्कल है। अब 360 का सर्कल है तो इसको तीन इक्वल इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे, तो दिस इज 120, 120 एंड अगेन 120। ये सभी एंगल्स ड्यू टू सी सिमेट्री, सिमेट्री की वजह से सारे एंगल्स कितने हैं? 120, 120। अब फिर मैं बोलूंगा फिर एक पंच लाइन है, और जिनको नहीं पता है वो उस पंच लाइन को एज इट इज याद कर लेंगे, एज इट इज याद कर लेंगे। डेरिवेट करने की कोशिश मत करना आप, फालतू में टाइम वेस्ट करेंगे। बहुत बढ़िया पंच लाइन है। क्या पंच लाइन है? कि पहले तो मेरी बात सुनो कि तीन वैक्टर्स हैं, तीन वैक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? किन्हीं दो को सॉल्व करेंगे, और दो के साथ किसको सॉल्व करेंगे? तीसरे को। तो पंच लाइन क्या है? दो इक्वल वेक्टर्स जिनके बीच का एंगल 120 हो, उनका रिजल्टेंट वो खुद होता है, उनका रिजल्टेंट वो खुद होता है। पहली पंचलाइन। यानी कि अगर मैं किन्हीं दो वेक्टर्स को सॉल्व करूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने FOC और FOB को सॉल्व किया, तो इनका रिजल्टेंट भी क्या आएगा? वो वेक्टर खुद आएगा। इन तीनों फोर्सेस की वैल्यू मैंने क्या बोली थी? बराबर है। बराबर है तो मैंने कितनी मान ली? F के बराबर है मान लीजिए। तो वो खुद कितना आएगा? F के बराबर आएगा। और दूसरी पंचलाइन, दो इक्वल वेक्टर्स का रिजल्टेंट उनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है। दो इक्वल वेक्टर्स का रिजल्टेंट उनके बीच के एंगल को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। तो दैट मीन्स कि इनका रिजल्टेंट वो वेक्टर खुद होगा, और इनके बीच के एंगल को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा, यानी कि 60-60 पर बनाएगा। अब मेरे पास फाइनली दो वेक्टर बचे हैं। कौन कौन से दो वेक्टर बचे हैं? एक F बचा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक F बचा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दो वेक्टर बचे हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों अपोजिट हैं। दे विल कैंसिल ईच अदर एंड नेट फोर्स एट O विल बी 0। नेट फोर्स एट O विल बी 0। आप बोलेंगे बड़ा कातिलाना अंदर में कर दिए हो सर, एकदम से खत्म कर दिए हो इसको। क्या लाइन सुनी हमारी? दो पंच लाइन बोली, दो पंच लाइन याद हो गई हैं। आई थिंक याद कर ही लेना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और सेशन फिर से बहुत बड़ा हो गया है। बाकी क्वेश्चन मेरे कराए हुए हैं, अगर आप मुझसे बोलेंगे तो मैं करा दूंगा, वरना मैं अगले चैप्टर की तरफ प्रोसीड करने वाला हूँ। आप चाहें तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि बाकी क्वेश्चन बता दो सर। इसमें कोई डाउट हो तो बोलिएगा।
सुन लिए हैं बात। चलिए आज का सेशन यहीं पे फिनिश करने जा रहे हैं। ऑल दी बेस्ट। मेरी बात सुनो, अब थोड़ी सी बातें मैं आज फिर करूँगा। मैंने आज दिन में भी की थी अपने ऑफलाइन क्लासेस में। क्या किया था मैंने बोला था कि प्रैक्टिस करना शुरू करिए क्वेश्चंस की। प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक बात नहीं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस छोड़िए, मैं इस क्वेश्चन की इन क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आपके पास जो टॉपिक की लिस्ट है, सभी चैप्टर्स के टॉपिक वाइज लिस्ट बनाइए। उस लिस्ट से बिल्कुल अंधाधुंध तरीके से कॉपियां भर जाएं, पेन खत्म हो जाए इस स्पीड से रोज रिवीजन करना। पेन रिवीजन मांगता है, दिमाग रिवीजन मांगता है, वरना आप 4 लाइन लिख के रह जाते हैं एक छोटी सी गड़बड़ी कर देते। जब तक उसको करके नहीं देखेंगे वो चीज़ें आएंगी नहीं आपसे। अगर स्कोर करना है देन यू हैव टू प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिवाइज करनी पड़ेंगी चीज़ें, बार बार दोहराना पड़ेगा उनको। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। समझ रहे हैं तो मैं इन बातों को यहीं पे समाप्त करूंगा। आप अपनी प्रैक्टिस बढ़ाइए, चीज़ों को रिवाइज करना क्या करिए, सिर्फ रिवाइज करने पे फोकस करिए। नोटबुक लेकर बैठिए, फिजिक्स की नोटबुक लेकर बैठ गए, हार्डली 1 या 2 घंटा लगेगा आपको। आप पूरे चैप्टर के डेरिवेशंस को रिवाइज कर डालिए। सिर्फ डेरिवेशन पढ़िए, कुछ मत पढ़िए, सिर्फ डेरिवेशन पढ़िए और उन डेरिवेशंस को कॉपी पे समेट दीजिए। पढ़िए और समेट दीजिए। एक एक नंबर के क्वेश्चंस नया करवा रहा हूँ, मैंने पहले भी नोटबुक में करवाए हुए हैं। उस नोटबुक को पूरा चार्ट डालिए फिर पहले। लेकिन सबसे पहला काम, अगर कॉन्फिडेंस लाना है अपने अंदर, तो सबसे पहले आपको वो डेरिवेशंस खत्म करके अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। एक मन में कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। सीधे 1 नंबर के क्वेश्चन लगाने बैठेंगे तो पहले ही मोरल डाउन हो जाएगा। कितने आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर के। हम उनके पीछे पूरा चैप्टर बर्बाद कर लेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। उनकी प्रैक्टिस तो मैं यहाँ करवा रहा हूँ, इनकी प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ। आप सिर्फ इतना करिए कि नोटबुक को खत्म कर डालिए। पहले डेरिवेशन को खत्म करिए, बूस्ट आएगा। उनकी प्रैक्टिस करिए, करिए। देखने से बैठने से काम नहीं चलेगा। जवान पे रटे होने चाहिए डेरिवेशन। ये वो जमाना आ गया है, वो टाइम आ गया है। अब बिल्कुल एंड में पहुंच गए हैं। अरे लास्ट के 10 दिन इंग्लिश को देंगे कि नहीं देंगे आप? इन सब बातों के साथ मैं फिनिश कर रहा हूँ। शुरुआत कर दीजिए, आलस छोड़ दीजिए। समझ गए? ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।